बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने जो लेक्चर्स डिस्कस किए हैं उसके अंदर हमने वो मैकेनिक्स और वो थ्योरी डिस्कस कर ली जो डेवलपमेंट लेंथ से रिलेटेड है। अब हम डिस्कस करेंगे एसीआई कोड की क्या प्रोविजंस हैं, क्या इक्वेशंस हैं रिलेटेड टू टेंशन डेवलपमेंट लेंथ। सो हम पहले बेसिक टेंशन डेवलपमेंट लेंथ इक्वेशन को देखेंगे। इसको आप डिटेल्ड इक्वेशन भी कह सकते हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि जैसे मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि जो करंट एसीआई कोड की इक्वेशंस हैं वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड हैं, यानी एक लार्ज डाटा सेट को एक्सपेरिमेंटल डाटा को एनालाइज करके वहाँ से इक्वेशंस फिट करके डेवलप की गई हैं रेग्रेशन एनालिसिस करके। उस स्टडी के अंदर एक्सपेरिमेंटल स्टडी में जो पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए गए जो कि डेवलपमेंट लेंथ को इफ़ेक्ट करने वाले पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स जो आइडेंटिफाई किए गए थे वो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर, नंबर 1 वाज बार डायमीटर dB, नंबर 2 the bar stress to be developed, say Fy, and number 3 the concrete tensile strength expressed as a coefficient of under root Fc prime. So some factor times some factor times under root of Fc prime. The cover or bar spacing and the transverse reinforcement ratio. So let's list down the equation, the ACI equation. So ये है वो ACI की इक्वेशन जिसको हम डिटेल्ड इक्वेशन कह सकते हैं, ये बेसिक टेंशन डेवलपमेंट लेंथ इक्वेशन कह सकते हैं। इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स से तो आप फैमिलियर हैं, लेकिन कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो इसमें नए हैं जिसको हम आगे जाके डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इस पिंक कलर में जो फैक्टर है CV प्लस KTR और DB, इसको देखें, इस पैरामीटर का नाम है दिस CV प्लस KTR और DB कन्फाइनमेंट फैक्टर या कन्फाइनमेंट टर्म। confinement term CB plus KTR और DB। CB क्या है, KTR क्या है, ये हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। DB is the diameter of the bar। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस टर्म अगर ये 2.5 से एक्सीड करे तो फिर ये आप इसको 2.5 ही लेंगे, यानी मैक्सिमम वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं वो 2.5 पुट करेंगे। सो what we want, we could write that this value should be equal to or lesser than 2.5। अगर आपका आंसर एक्चुअल 2.5 से एक्सीड करेगा तो आप 2.5 ही यूज़ करेंगे। इसकी वजह हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे जाके, लेकिन इसकी वजह ये है कि ताकि पुल आउट फेलियर ना हो, ठीक है, पुल आउट फेलियर ना हो। यानी अगर अभी आप देखेंगे आगे जाके कि हम ये क्यों कह रहे हैं। और LD का जो आंसर है, अगर ये आंसर लेस देन 12 इंच आ रहा है तो फिर आप इसको लेंगे ग्रेटर देन 12 इंच। सो अगर आपका आंसर 1 फुट से कम आ रहा है तो आप इसको 1 फुट से कम नहीं करेंगे। 1 फुट से आपका मिनिमम आंसर 12 इंच है, यानी आंसर लेट से आ गया 10 इंच तो आप इसको 12 इंच ही ले लेंगे। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, LD जो है, LD इज़ द डेवलपमेंट लेंथ। LD डेवलपमेंट लेंथ है, टेंशन डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ इन इंचेस, ठीक है। और DB मैंने जैसे पहले बात कर ली है, डायमीटर ऑफ बार है, जिस बार को आप डेवलप करना है। दिस इज़ बार डायमीटर। ये सिंपल है, अभी पहले मैं सिंपल की बात कर रहा हूँ, सिंपल पैरामीटर्स की इन इंचेस। और फर्दर और जो फैक्टर्स हैं, जैसे ये फैक्टर है Fy, तो आपको पता है यील्ड स्ट्रेंथ है, जिस बार को आप डेवलप करना चाह रहे हैं, जिसके लिए डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, उस Fy है। और जिस कंक्रीट में एम्बेड किया हुआ है वो Fc प्राइम, उसका Fc प्राइम है।
डीबी की बात हमने कर ली है। सी बी प्लस के टी आर की तरफ डिटेल में बाद में आएंगे। सी टी साई ई और साई एस इनकी बात करता हूँ। साई टी जो है ये क्या चीज़ है, लेट्स सी। साई टी, साई टी इज बार लोकेशन फैक्टर, बार लोकेशन फैक्टर है ये, ठीक, यानी टॉप पे है या बॉटम पे है। डिटेल हम इसके डिस्कस करने जा रहे हैं बाद में। उसके बाद साई ई का फैक्टर है, साई ई, ये जो टी लिखा हुआ है ये वाला टी ये टॉप से आया है। अभी आप समझ जाएंगे ये क्यों इस तरह से लिखा गया। ई जो यहाँ लिखा गया ये इपॉक्सी से आया है। इपॉक्सी, इपॉक्सी केमिकल होते हैं जो स्टील को कोरोजन से बचाने के लिए उसके ऊपर लगा दिया जाता है, यानी प्लेस करने से पहले, स्टील को अंदर प्लेस करने से पहले उसके ऊपर इपॉक्सी लगा के कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर इस तरह की प्रोटेक्शन टेक्निक यूज़ की गई है तो फिर ये फैक्टर भी लगाना पड़ेगा। सो ये इपॉक्सी कोटिंग फैक्टर है, ठीक है। डिटेल हम भी डिस्कस करने जा रहे हैं इपॉक्सी कोटिंग फैक्टर। और उसके बाद है साई एस, ठीक है, ये साई एस, एस फॉर साइज, साई एस, इसमें जो एस है दिस कम्स फ्रॉम साइज। और साई एस जो है वो जैसे नाम से जाहिर है बार के साइज फैक्टर है, बार साइज फैक्टर। ऑलराइट, इनकी एसीआई कोड में क्या वैल्यूज़ हैं, क्या गाइडलाइंस है, ये अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बट ये क्वेश्चन अभी इस वक्त हमारे सामने है। लेमडा एक्स, आपको पहले ही पता है, लेमडा इज़ द लाइट वेट एग्रीगेट, लाइट वेट कॉन्क्रीट फैक्टर लेमडा, ठीक है, you already know this. Lambda is lightweight concrete factor। ये इसलिए लगाना पड़ रहा है कि शेयर के टॉपिक में भी डिस्कस हुआ था कि लाइट वेट कॉन्क्रीट जो है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ रिलेटिवली कम होती है। यानी अगर सेम एफ सी प्राइम हो, एक लाइट वेट कॉन्क्रीट हो, एक नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट हो, तो सेम एफ सी प्राइम के लिए जो लाइट वेट कॉन्क्रीट है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लेसर होती है। इसलिए हम यहाँ पे लेमडा का फैक्टर यूज़ करने जा रहे हैं, लेमडा यहाँ पे, ठीक है। लाइट वेट एग्रीगेट के लिए लेस देन 1 का फैक्टर होगा। तो ये आपका जो आंसर बनेगा, ये आंसर जो बनेगा एल डी का वो नॉर्मल के मुकाबले में बड़ा बनेगा। यानी लाइट वेट कॉन्क्रीट के अंदर अगर आप बार को एम्बेड कर रहे हैं तो चूँकि उस कॉन्क्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ लोअर है कंपेयर टू नॉर्मल एग्रीगेट कॉन्क्रीट, तो इस वजह से हम इसको जो है वो बड़ी हमें डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड होगी क्योंकि कंक्रीट वीकर है टेंशन में, लाइट वेट कंक्रीट। अब ये वाली टर्म रहेगा ये सी बी प्लस के टी आर और डी बी। इसके अंदर पहले हम बात करते हैं सी बी की और बाद में हम के टी आर की बात करेंगे। सी बी क्या चीज़ है, लेट्स डिस्कस सी बी। ये हमारी डिस्कशन का एक मेजर पार्ट होगा, सी बी प्लस के टी आर और डी बी को डिस्कस करना, कन्फाइनमेंट टर्म को डिस्कस करना। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सी बी इज़ smaller of the two distances, smaller of number one है the smallest, so smallest distance measured from the surface of the concrete to the center of a bar being developed। ठीक हो गया, एक तो ये हो गया, यानी मैं इसको फिगर के थ्रू थोड़ा सा और भी एलेबरेट कर लूँगा, लेकिन पहले कंप्लीट कर दूँ जो सेकंड है, क्योंकि हम कह रहे हैं स्मॉलर ऑफ दीज टू, स्मॉलर ऑफ, पहला तो हमने लिख दिया, सेकंड क्या है, वन हाफ ऑफ द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द बार्स आर वायर्स बीइंग डेवलप्ड। ऊपर भी हमने डिस्टेंस जो लिया था, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंक्रीट टू द सेंटर ऑफ अ बार बीइंग डेवलप्ड। यहाँ भी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द बार्स बीइंग डेवलप्ड उनका वन हाफ, यानी हाफ, 50%। जैसे अगर ये बार है, जो फर्स्ट वाला डिस्टेंस लिखा हुआ है जिसको मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि एलेबोरेट कर दूं, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यानी जो हमने कहा है कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंक्रीट टू द सेंटर ऑफ अ बार बीइंग डेवलप्ड। अब वो सरफेस ऑफ कंक्रीट चाहे वो बॉटम वाली सरफेस हो जैसे ये है, या ये साइड वाली सरफेस हो, दोनों केस में जिसके भी स्मॉल, इसलिए हम कह रहे हैं स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, जिस भी एनी सरफेस तक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, लेकिन कहाँ से, सेंटर से। सो जैसे ये हम कह रहे हैं कि लेट्स से ये डिस्टेंस एक हो गया और दूसरा ये वाला डिस्टेंस,
ठीक है। इनमें से जो स्मॉलर है, या वैसे तो बाकी तो डेफिनेटली लार्जर ही होंगे, जैसे ये वाली सरफेस तो डेफिनेटली उससे दूर है, और इसी तरह ऊपर वाली सरफेस तो और ज़्यादा दूर है अगर हम डिस्टेंस शो करना चाहें, सॉरी, यहाँ तक। लेकिन जाहिर है कि वो तो दूर वाली सरफेसेस तो डेफिनेटली उन उन वो तो स्मॉलर नहीं हो सकेंगी। तो या तो बॉटम जो नियरेस्ट है वो स्मॉलेस्ट होगी, या फिर जो साइड वाली सरफेस है उससे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बनेगा टू द सेंटर ऑफ द बार। ठीक हो गया। सो स्मॉलर ऑफ द टू डिस्टेंसेस, जैसे ये मैंने पहले शो किया था, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस और या ये वाला डिस्टेंस, में इनमें से जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस टू द सरफेस ऑफ द कंक्रीट। 1/2 ऑफ द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द बार्स, ये तो आप समझ सकते हैं। यानी मसलन अगर मैं एक और बार ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, लेट्स से मैं एक और बार इसके अंदर डाल देता हूँ, तो उस बार के साथ उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का 1/2, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक और बार है, इसी के साथ इसी लेयर में पड़ा हुआ है, इसी लेयर में हो या किसी और लेयर में हो, किसी भी लेयर में, सेम लेयर में हो या ऊपर हो, ये मैटर नहीं करता, किसी भी लेयर में हो, लेकिन जो भी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है बार्स की वो उसका 1/2, ठीक है। यानी इसका मतलब ये बनेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक के जो डिस्टेंस है इसका हाफ ऑफ दिस, ठीक हो गया। यानी यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनेगा। सो ये बेसिकली ये चीज़ें क्यों ये डिस्टेंसेस इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पिछला लेक्चर रिकॉल कर सकें, ये डिस्कशन जैसे हमने की थी कि एक बार जो है उसके अपने इर्द गिर्द जो कंक्रीट है उसके अंदर सर्कमफ्रेंशियल टेंसाइल स्ट्रेसेस, हूप स्ट्रेसेस इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से उसमें क्रैकिंग हो सकती है। तो वो बार सरफेस के करीब होगी तो वो जो क्रैक है वो सरफेस से जाके मिल जाएगा, और अगर वो दूसरी बार के करीब होगी तो वो दूसरी बार से भी मिल जाएगा। तो इस वजह से बार का आपस में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, चाहे वो करीब आप रख लें, चाहे आप कंक्रीट बार को सरफेस के ज़्यादा करीब प्लेस कर दें, जो भी शॉर्टर डिस्टेंस होगा वो बेसिकली स्प्लिटिंग लोड को उस तरफ स्प्लिटिंग क्रैक बन जाएगा। इस वजह से हमने जो CB की डेफिनेशन रखी गई है, उस डेफिनेशन में it is the smaller of A and B, where A is this distance and B is this distance. A is based on the distance from the center. इसलिए हम इसको कवर हम नहीं कह रहे, क्योंकि कवर जो है वो क्लियर कवर वाला टर्म वो और चीज़ होती है। वो तो सरफेस से लेके जो आउटर मोस्ट रीइंफोर्समेंट है उसकी भी आउटर लेयर तक के डिस्टेंस को आप कहते हैं ना। लेकिन ये जो डिस्टेंस, ये जो चीज़ है CB, ये कवर नहीं है, इसको हम क्लियर कवर, ये कवर की टर्म इसलिए कहीं भी यूज़ नहीं की गई। इसको हम बस ये इस तरह से जैसे डिफ़ाइन किया इसी तरह से ही डिफ़ाइन करेंगे, कोई शॉर्ट नाम इसका नहीं रखेंगे, ठीक है जी। ये तो एक डिटेल्ड या बेसिक टेंशन डेवलपमेंट इक्वेशन है या डिटेल्ड इक्वेशन है। इसके बाद फिर कुछ सिंप्लीफाइड इक्वेशंस डेवलप की गई हैं फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला ईजियर। नेक्स्ट हम उन सिंप्लीफाइड टेंशन डेवलपमेंट लेंथ इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट हम सिंप्लीफाइड टेंशन डेवलपमेंट लेंथ इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं। ये जो इक्वेशंस है ये टेबल के फॉर्म में अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ यहाँ पे, ये आपकी बुक में भी टेबल है और ACI कोड के अंदर भी टेबल है। इस टेबल के अंदर ये इक्वेशंस गिवन हैं टेबल 8-1 के अंदर, और ये इक्वेशंस को नाम दिया हुआ है 8-11, 12, 13 और 14। बार साइज़ की बेस पे कुछ डिफ्रेंशिएशन की गई है। नंबर 6 इन स्मॉलर बार्स को अलग कैटेगरी में और नंबर 7 इन लार्जर बार्स को अलग कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि उनके लिए साइज़ का जो फैक्टर है साई S वो डिफरेंट है। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे कि ये जो सिंप्लीफाइड इक्वेशंस हैं ये उस बेसिक इक्वेशन जो हमने अभी डिस्कस कर ली है उस बेसिक इक्वेशन से कैसे हमने ये वाली सिंप्लीफाइड इक्वेशंस डिराइव कर लिए, या ये कैसे हम इन इक्वेशंस पे पहुंचे हैं। प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो टेबल है ये डेवलप किया गया है। कुछ कॉमन जो डिज़ाइन में केसेस इनकाउंटर होते हैं उन कॉमन केसेस के लिए इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया गया है। और आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि जो हमारी बेसिक हमारी इक्वेशन है ये इक्वेशन, और जो हमने सिंप्लीफाइड इक्वेशन, अगर मैं बेसिक इक्वेशन को भी इस जगह पे ले आऊँ ताकि आप उसको देख सकें कि
डिफरेंस कहाँ पर है। इस इक्वेशन में और ऊपर जो इक्वेशंस हैं इनमें क्या चीज़ आपको डिफरेंस नज़र आ रही है। लेट्स ट्राई टू टेली दी पैरामीटर्स इन्वॉल्व, क्या क्या चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं ऊपर भी और नीचे भी, क्या एज इट इज़ क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर हम देखें तो इसके अंदर ऊपर जो है आपको एफ वाई नज़र आ रहा है, ये एफ वाई यही वाला एफ वाई है। आपको लेमडा अंडर रूट एफ सी प्राइम नज़र आ रहा है, ये वही लेमडा अंडर रूट ऑफ एफ सी प्राइम जो यहाँ पे था वही ऊपर भी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। यानी इनको वेरिएबल के तौर पे छोड़ दिया गया, इनके बारे में अभी कोई बात नहीं की गई है। इसी तरह आपको साई टी और साई ई ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पे जो थे वो एज इट इज़ ऊपर भी नज़र आ रहे हैं। डी बी यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी आपको वही डी बी नज़र आ रहा है। बाकी क्या चीज़ बच गया, 25 तो चलो एक कांस्टेंट है, बाकी अब क्या चीज़ बच गई है जिसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आपको ये डिफरेंट इक्वेशंस, 4 डिफरेंट इक्वेशंस नज़र आ रही हैं। एक तो आपको साई एस नज़र आ रहा है, अगर मैं इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर सकूं ताकि आप देख सकें कि ये बेसिकली इनकी वैल्यूज़ पुट की गई हैं, साई एस की वैल्यूज़ पुट की गई हैं। और दूसरा जो आपको नीचे कन्फाइनमेंट फैक्टर नज़र आ रहा है इसकी वैल्यूज़, इन दो फैक्टर्स की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके हमारा ये टेबल बना है। मसलन कैसे बना, अगर आप इस कॉलम के लिए करेंगे तो इसके लिए साई एस की एक ही वैल्यू है, अभी क्या वैल्यू यूज़ की गई है उसको अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इनके लिए एक ही वैल्यू है साई एस की। और अगर आप इस कॉलम के लिए देखें तो इसके लिए अलग वैल्यू है साई एस की। तो ये कॉलम्स क्यों दो अलग अलग हैं साइज के बेस पे, क्योंकि साइज के बेस पे जो फैक्टर है वो डिफरेंट है। नंबर 6 एंड स्मॉलर बार्स के लिए अलग फैक्टर है और नंबर 7 एंड लार्जर बार्स के लिए अलग फैक्टर है, इसलिए दो अलग कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं। और दो रोज क्यों बन गए हैं, रोज इस वाले रो में, फर्स्ट रो और सेकंड रो में डिफरेंस किस बेस पे है, ये जो सी बी प्लस के टी आर ओवर डी बी नजर आ रहा है आपको, कन्फाइनमेंट टर्म जिसको हमने कहा था, ये टर्म डिफरेंट है ऊपर वाली रो के लिए और सेकंड वाली जो रो है इन दोनों के लिए डिफरेंट टर्म्स हैं। अगर आप थोड़ा सा मसलन एक गिवन कॉलम को देखें कि पहला वाला जो केस है और सेकंड वाला जो केस है, इनमें मतलब आपको ओवरऑल क्या नज़र आ रहा है। एक तरफ अगर आप देखें तो ये बाकी पैरामीटर्स इसमें और उसमें वही हैं, जाहिर है वही पैरामीटर्स है, लेकिन जो वैल्यूज़ आपको कोफिशिएंट नज़र आ रहे हैं वो इधर 1/25 का बाहर कोफिशिएंट नज़र आ रहा है और इधर आपको 3/50 का कोफिशिएंट नज़र आ रहा है। तो ये वाली जो वैल्यू है 3/50 ये बड़ी है कंपेयर टू 1/25, यानी आपको ये नज़र आ रहा है कि इसी तरह अगर आप इन दो केसेस को कंपेयर करते हैं, ये यहाँ पे जो बाहर फैक्टर है वो 1/20 है और यहाँ जो फैक्टर है वो 3/40 है। इससे भी आपको ये पता चलता है कि ऊपर वाले के मुकाबले में नीचे जो वैल्यू है वो बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है। ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये डेवलपमेंट लेंथ, ये मिनिमम जो हमें डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड है इस बार को डेवलप करने के लिए, इसकी स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए, वो ये हमें ये फार्मूला में बता रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि नीचे हमें ज़्यादा डेवलपमेंट लेंथ चाहिए नीचे वाले केसेस में और ऊपर हमें कम चाहिए। इसी तरह अगर आप एक ही रो के अंदर डिफरेंट कॉलम्स को कंपेयर करें, यानी नंबर 6 एंड स्मॉलर बार्स और नंबर 7 एंड लार्जर बार्स, तो आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ अगर 1/25 लिखा हुआ है तो वह यहाँ पे 1/20 लिखा हुआ है, यानी यू कैन सी कि ये वाली वैल्यू बड़ी है कंपेयर टू दिस वैल्यू फॉर द सेम कन्फाइनमेंट टर्म, क्योंकि ये सारी इस रो के लिए एक ही कन्फाइनमेंट टर्म है। इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि ये 1/20 है और ये 1/25 है। लार्जर बार के लिए आपको सेम कन्फाइनमेंट कंडीशंस के होते हुए लार्जर बार के लिए आपको लॉन्गर डेवलपमेंट लेंथ चाहिए कंपेयर टू अदरवाइज सिमिलर स्मॉलर बार। अब ये एग्जैक्टली हम इन इक्वेशंस पे कैसे पहुंचते हैं, यानी साई एस की क्या वैल्यूज़ यूज़ की गई हैं और सी बी प्लस के टी आर और डी बी इस टर्म कन्फाइनमेंट टर्म की क्या वैल्यूज़ यूज़ की गई हैं, ये तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। नंबर 6 एंड स्मॉलर बार्स के लिए साई एस की एक वैल्यू और नंबर 7 एंड लार्जर बार्स के लिए दूसरी वैल्यू। ये तो सिंपल सा है, साइज बेस पे जो है वो डिफरेंशिएशन है, जल्दी से हम इसको डिस्कस कर सकेंगे। लेकिन ज़्यादा जो हमारी डिस्कशन अभी चलेगी वो इसके ऊपर चलेगी कि ये जो ऊपर वाली रोज़ हैं जिनमें केस 1 या केस 2 कोई एक केस जिसके अंदर यानी केस 1 में जो कंडीशंस हैं या वो वैलिड हों या केस 2 में जो कंडीशंस दी गई हैं वो वैलिड हो, तो आप ये फर्स्ट रो में से वैल्यू पिक करेंगे
और अगर ये कि ना केस 1 बन रहा हो ना केस 2 बन रहा हो और कोई भी केस बनेगा तो आप इस जो सेकंड रो है यहाँ से वैल्यूज पिक करेंगे। अब ये जो हम ये देख लेते हैं कि केस 1 में या केस 2 की जो कंडीशंस हैं उनको उनमें फॉल होने के लिए क्या कंडीशंस है। केस 1 कहता है कि क्लियर स्पेसिंग ऑफ बार्स बीइंग डेवलप्ड आर स्प्लाइस नॉट लेस देन डीबी, यानी क्लियर स्पेसिंग बिटवीन बार्स नॉट लेस देन डीबी हो। और सेकंड एंड, ये आर नहीं है यहाँ पे एंड है, ठीक है, एंड स्टिरप्स आर टाइज थ्रू आउट एलडी नॉट लेस देन द कोड मिनिमम। यानी सिंपल सी बात है, केस 1 में ये यहाँ पे स्टिरप्स और टाइज का आपको नजर आ रहा है कि एक तो क्लियर स्पेसिंग लेस देन डीबी नहीं, नॉट लेस देन डीबी हो, और स्टिरप्स जो हैं और टाइज का आपको जिक्र मिल रहा है कि वो कोड मिनिमम से कम ना हो। जितनी लेंथ के लिए वो लॉन्गिट्यूडनल बार आपको जो डेवलपमेंट लेंथ आप दे रहे हो उस लेंथ के अंदर जो आपने स्टिरप्स या टाइज प्रोवाइड की हो वो कोड मिनिमम से कम ना हो। इसका मतलब अब स्टिरप्स और टाइज हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं। स्टिरप्स हम बीम्स में यूज़ करते हैं, टाइज हम कॉलम्स के अंदर यूज़ करते हैं। यानी जनरली अगर मैं बात करूं, अभी तक कॉलम्स को तो हमने डिस्कस नहीं किया, तो लेट्स टॉक अबाउट बीम्स ओनली। तो इसका मतलब है ये जो ऊपर वाला केस 1 है ये बीम्स में हो सकता है। सेकेंड में आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, क्लियर स्पेसिंग ऑफ बार्स बीइंग डेवलप्ड आर स्प्लाइस नॉट लेस देन 2 times dB, वहाँ पे खाली dB था, यहाँ पे 2 dB है, एंड क्लियर कवर नॉट लेस देन dB। वहाँ पे आपको क्लियर कवर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, कंडीशन नहीं रखी गई है। यहाँ पे आपको केस 2 में क्लियर कवर की भी बात हुई है, लेकिन इस केस 2 में आपको स्टिरप्स या टाइज का कोई जिक्र नहीं मिल रहा। यानी इसका मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ कि यहाँ पे बात जो चल रही है ये स्लैब्स के केस में हो सकता है कि ये स्लैब्स में तो हम स्टिरप्स या टाइज नहीं डालते ना, वहाँ तो सिर्फ बार्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार्स होती हैं दोनों डायरेक्शंस में। तो वहाँ पे इसका मतलब है कि स्लैब को आप स्लैब की वाली बार है तो आप इस जगह को देख रहे होंगे कि यहाँ से वो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है या नहीं। अगर आप बीम की बार्स की बात कर रहे हैं तो आप इसको देख रहे होंगे। बीम में भी हो सकता है ये दोनों, ये वाली नीचे वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ये जरूरी नहीं कि बीम में नीचे वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो सकती, लेकिन बीम में चूंकि स्टिरप्स हम ऑलमोस्ट ऑलवेज डालते ही हैं, या कॉलम हो तो उसमें टाइज हम डालते ही डालते हैं, तो इस वजह से बीम्स आसानी से ऊपर वाली केस को सेटिस्फाई कर देते हैं। ऊपर वाले केस में और नीचे वाले केस में क्या डिफरेंस है, या ये कैसे ये एक समझ लें कि ये केस 1 में फॉल करे या केस 2 में फॉल करे आपकी बार, ये केस 1 या केस 2 कुछ फेवरेबल से कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन से मुराद ये है कि वहाँ पे ये भी मसला, अगर हम ये इंश्योर कर रहे हो कि हमारी क्लियर स्पेसिंग बिटवीन बार्स, फर्स्ट केस को अगर मैं देखूं डीबी से लेस ना हो, इसका मतलब है कि बार्स के बीच में जो गैप है वो सफिशिएंट है और बार्स को ज्वाइन करने वाली जो क्रैक बन सकती है, यानी जिस तरह से आपको मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, यानी इस तरह के जो क्रैक हैं ये बनने के चांसेस काइंड ऑफ एलिमिनेट हो गए हैं या एटलीस्ट रिड्यूस हो गए हैं। और दूसरा जो आपको इसमें नज़र आ रहा है, स्टिरप्स या टाइज भी प्रेजेंट हो और कोड मिनिमम से कम ना हो। बेसिकली स्टिरप्स या टाइज, अगर मैं स्टिरप्स की ये फिलहाल बात करूं बीम्स के केस में, स्टिरप्स जो हैं वो ये जो आपको नज़र आ रहे थे क्रैक्स जो मैं आपको दिखा रहा था, ये जो क्रैक्स हैं इनको काइंड ऑफ अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब आप इमेजिन करें कि एक स्टिरअप के केस में जो एक लेग, उसका वर्टिकल लेग जो आ रहा होगा वो इस क्रैक को उसके परपेंडिकुलर रन कर रहा होगा और इस क्रैक की प्रोडक्शन या इस क्रैक की ओपनिंग को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा होगा। यानी आपको पता है रीइंफोर्समेंट का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जहां क्रैक पोटेंशियली बन सकता है जिस ओरिएंटेशन में, उसके परपेंडिकुलर आप बार जो भी पड़ी होगी वो बार इफेक्टिव होगी उस क्रैक को प्रिवेंट करने में। तो बेसिकली जब हमारी जो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट जो बीम में स्टिरप्स की फॉर्म में होती है तो वो काइंड ऑफ इन क्रैक्स को काइंड ऑफ अरेस्ट करने की कोशिश करती है और वो हमारी जो रिक्वायर्ड डेवलपमेंट लेंथ है उसको रिड्यूस कर देती हैं अगर हमारी ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट मिनिमम जो कोड कहता है वो अवेलेबल हो। सो ये जो हमारी ऊपर वाली कंडीशन है कि स्टिरप्स या टाइज अगर हैं और वो कोड मिनिमम से कम नहीं हुई हैं, यानी कम से कम कोड मिनिमम जो कह रहा है उसके मुताबिक दी गई हैं,
तो फिर जो क्लियर स्पेसिंग है वो सिर्फ डीबी की रिक्वायर्ड है, मिनिमम हमें डीबी चाहिए, नॉट लेस देन डीबी हो और स्टिरप्स को नॉट लेस देन कोड मिनिमम हो, तो हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं और हमारी जो डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड है वो रिलेटिवली शॉर्टर डेवलपमेंट लेंथ हमें रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह अगर हम दूसरे कंडीशन को देखें तो क्लियर स्पेसिंग ऑफ बार्स बीइंग डेवलप्ड आर स्प्लाइस नॉट लेस देन 2 dB एंड क्लियर कवर नॉट लेस देन dB। ये जो आपको क्लियर स्पेसिंग ऑफ बार्स बिटवीन क्लियर स्पेसिंग बिटवीन बार्स अगर 2 dB से ग्रेटर है, नॉट लेस देन या एटलीस्ट इक्वल है, इसका मतलब अगेन वही बात है कि जो हम पहले डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो अगर बार्स करीब करीब हों तो ये जो हमने ये जो स्प्लिटिंग क्रैक है जो बार्स को ज्वाइन करता हुआ along द बार डेवलप हो सकता है, ये इस अगेन चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। अब इस केस में स्टिरप्स हमारे पास नहीं है, लेकिन बार्स इतने हमने दूर दूर प्लेस किए हुए हैं कि उनके जो उनके सराउंडिंग जो कंक्रीट अवेलेबल है एक एक के अराउंड, मसलन जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, दूर दूर आपको नज़र आ रहे हैं, अगर वो सफिशिएंटली क्लियर स्पेसिंग उनके बीच में सफिशिएंट है, बेसिकली अब बाद में जाके हम डिस्कस करेंगे। असल में जब मैटर करता है वो इस केस में डेवलपमेंट लेंथ के केस में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग मैटर करता है, लेकिन अगर उसके बीच में क्लियर स्पेसिंग ज़्यादा होगी तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग भी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। क्लियर स्पेसिंग की बात इसलिए की गई है कि आमतौर पे जो हम मिनिमम स्पेसिंग की बात करते हैं बीम्स के हवाले से, बार्स के हवाले से, तो वो क्लियर स्पेसिंग की बेस पे होती है। अगर आपको याद हो हमने अभी तक जितनी डिस्कशन की है मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन बार्स की, वो हमने हमेशा क्लियर स्पेसिंग की बेस पे बात की, क्योंकि हम पोरिंग के अंदर डिफिकल्टी को अवॉइड करना चाह रहे होते हैं। तो ये बेसिकली जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जो टेबल में गिवन है वो क्लियर स्पेसिंग की बात हुई है, लेकिन असल में जो चीज़ मैटर करती है वो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। जब हम बात कर रहे होते हैं स्प्लिटिंग क्रैक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस की, जाहिर है उसका ताल्लुक डेवलपमेंट लेंथ के साथ है। और यहाँ पे जो हम 2 dB की बात कर रहे हैं, या इसी तरह अगर क्लियर कवर नॉट लेस देन dB हो, यानी मिनिमम जो हमारे पास क्लियर कवर अवेलेबल हो वो dB या इससे बड़ा हो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कवर के अंदर स्प्लिटिंग प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे आपको यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है या यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि नीचे जो कवर कंक्रीट है उसके वो स्प्लिट हो जाए ड्यू टू सर्कमफ्रेंशियल टेंसाइल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड बाय द बार इनटू द सराउंडिंग कंक्रीट। उस वजह से वो अगर ये डिस्टेंस सफिशिएंट है, कितना सफिशिएंट से क्या मुराद है, अगर वो जो डिस्टेंस है वो ये जो क्लियर कवर है टू द बार, अब अगर वो dB से बड़ा है तो इसका मतलब है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 1.5 dB से बड़ा होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये एक एनफ मार्जिन रखा गया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंक्रीट, इस साइड से भी और इस साइड से भी, ठीक है। जो क्लियर कवर है वो जो 2 dB से अगर लेस ना हो तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके बाद मैं ये डिस्कस करूंगा कि ये जो CB और KTR और DB ये इसकी क्या वैल्यू इंसर्ट की गई है ऊपर वाली इक्वेशंस में, जिनसे ये इक्वेशन बन गई है। एग्जैक्टली क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे क्या वैल्यू यूज़ की गई है फर्स्ट रो में, और सेकंड रो में क्या वैल्यू यूज़ की गई है, और उनके पीछे क्या बैकग्राउंड है, किन कंडीशंस को कंसिडर करके जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं वो उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि ये वाली इक्वेशन कैसे बन गई, ये वाली इक्वेशन एक CB प्लस KTR और DB के क्या वैल्यूज यूज़ की गई हैं। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट हम अब CB के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि CB की क्या वैल्यूज़, कॉमन क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं और कैसे हमने उसको ऊपर वाली इक्वेशन में यूज़ किया है। CB को हम बात स्पेसिंग फैक्टर कहेंगे। अगर हम CB को रिकॉल करें तो हमने डिस्कस किया था कि CB इज़ स्मॉलर ऑफ टू डिस्टेंसेस। ये हमने डिस्कस किया था CB के बारे में। लेट्स कॉपी द सेम। सो स्मॉलर ऑफ A एंड B, अगर हम A को देखें, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट A जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, व्हाट इज़ इन A में कहा गया है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंक्रीट टू द सेंटर ऑफ अ बार being developed। ACI कोड में एक टेबल है 20.6.1.3, अगर मैं वो टेबल दिखा सकूं आपको। ये टेबल है स्पेसिफाइड कंक्रीट कवर रिक्वायरमेंट्स, कवर वाला टेबल। ये जब हमने शुरू में डिस्कशन स्टार्ट की थी चैप्टर 5 के अंदर, तो हमने इसका जिक्र किया था कि ये इस तरह से टेबल है, इसको हमने डिस्कस भी किया था। तो इस टेबल में अगर हम देखें तो बीम्स के हवाले से पहले अगर हम बात करें तो बीम्स में हमने देखा था कि नॉर्मल एक्सपोजर कंडीशन में ये हमारी मिनिमम स्पेसिफाइड कवर है।
1.5 इंचेस। तो अगर हम इस बेस पे यानी ए की बेस पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, अगर हम देखें सी बी जो है दैट इसकी बेस पे सी बी वो बन जाएगा, क्लियर कवर हो जाएगा पहले 1.5 इंच, प्लस उसके बाद ज़ाहिर है अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इसको, लेट्स से अगर ये कोई बीम है और उस बीम में अभी हम कोई सी भी एक बार ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे एक बार है, या चले हम इसको कोने में ड्रॉ कर लेते हैं। ये लेट्स से ये बार है और लेट्स से यहाँ से स्टिरअप भी आ रही है एक, अगर मैं इसको कलर डिफरेंट रख सकूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें इसको। ये ऊपर से स्टिरअप आ रही है, मैं सिर्फ वो पार्ट शो कर रहा हूँ जो मुझे डिस्कशन में चाहिए। हमने डिस्कस किया कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ 1.5 इंचज़ मिनिमम क्लियर कवर, ठीक है, 1.5 इंचज़। फिर उसके बाद ये टू द स्केल ड्राइंग नहीं है, ठीक है। ये इसके बाद अगर लेट्स से हम एज्यूम कर लें कि स्टिरअप का डाया 3 नंबर 3 है, नंबर 3 बार है, तो वो ये 0.375 इंच बन जाएगा 3/8। और फिर उसके बाद हाफ डाया आएगा जो बार डेवलप हो रहा है। लेट्स से अगर हम बार नंबर 11 की बात कर दें तो नंबर 11 का डाया किसी भी बार की आप बात कर सकते हैं, लेकिन हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम इसको कर सकें। तो 1.41/2 जो है यानी डाया नंबर 11 का, अगर हम एज्यूम करें कि नंबर 11 बार है वो, तो अब अगर हम टोटल करें तो ये टोटल बन जाएगा डिस्टेंस यानी यहाँ से लेके ये सारा जो ये टोटल जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बन जाएगा 1.5 इंचज़, 1.5 इंच प्लस 0.375 इंच स्टिरअप, ठीक है, प्लस 1.41 इंच का हाफ, ठीक है। सो ये बन जाएगा 2.58 इंच, ठीक है। आपको याद है कि ये डिस्टेंस हमने काफ़ी दफ़ा वर्कआउट किया है, तो टिपिकल हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं इस डिस्टेंस की, क्योंकि हम डी को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है, तो हम अक्सर इस वैल्यू को 2.50 या 2.5 इंच यानी कि हम इसको ले लेते हैं। एच और डी के बीच में हम 2.5 इंच का आमतौर पर सिंगल लेयर के लिए मानते हैं कि ये टिपिकल वैल्यू होती है। अब सी बी के अंदर जो ए क्राइटेरिया है जिसमें से हमने कहा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंक्रीट टू द सेंटर ऑफ अ बार बीइंग डेवलप्ड, बॉटम वाली साइड पे भी यही और साइड वाली साइड पे भी यही डिस्टेंस बनेगा। अब हम बी को देखते हैं कि बी क्या है। 1/2 ऑफ द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द बार्स आर वायर्स बीइंग डेवलप्ड। तो बी में यानी सेंटर टू सेंटर ऑफ बार्स की बात है। अगर आप रिकॉल कर सके तो हमने चैप्टर 5 के अंदर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देखिएगा, इसको हमने कैंपस में ये डिस्कस किया था। हमने कहा था कि बार्स, ये मेरा टॉपिक में अगर आपको दिखा सकूं, हमारा चैप्टर 5 का टॉपिक है, ये हमारा कंक्रीट कवर एंड बार स्पेसिंग, ठीक है, यानी डिटेलिंग से रिलेटेड ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने डिस्कस किया था कि बार्स के बीच में जो मिनिमम क्लियर स्पेसिंग रिक्वायर्ड है सिंगल लेयर में जो बार्स पड़ी हों, दैट इज़ लार्जर ऑफ डी बी बार डायमीटर 1 इंच एंड 1.33 टाइम्स डायमीटर ऑफ कोर्स एग्रीगेट। और फिर हमने वाइब्रेटर से रिलेटेड भी बात की थी, लेकिन इस वक्त हम इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और ऊपर हमने डिस्कस किया था कि बिटवीन जो 2 लेयर्स हैं वहाँ पे लार्जर ऑफ 1 इंच एंड 1.33 टाइम्स डायमीटर ऑफ कोर्स एग्रीगेट की मिनिमम क्लियर स्पेसिंग रिक्वायर्ड है। ये ACI की रिक्वायरमेंट है। अब ये हमने डिस्कस किया था, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया है। तो अगर हम लेट्स से नंबर 11 बार की बात करें, फॉर नंबर 11 बार अगर हो तो उस केस में जो इनमें से गवर्निंग जो वैल्यू बनेगी, अब इसमें ज़ाहिर है हमें इसके बारे में कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन आमतौर पर ये जो वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम साइज जो है वो 3/4 इंच यूज़ किया जाता है कंक्रीट के अंदर। तो इसका जो 1.33 टाइम्स बनेगा, ये आंसर भी 1 इंच बन जाएगा, यानी वही वैल्यू जो ऊपर आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इससे बड़ा नॉर्मल हम यूज़ नहीं करते हैं, अगर बड़ा होगा तो फिर इस केस में ये वैल्यू गवर्न कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जो साइज़ है या इससे स्मॉलर जो साइज़ है, इसके लिए हमारा जो गवर्निंग आंसर है यहाँ से वो कभी भी ये नहीं हो सकता। इसका मतलब हम इसको फ़िलहाल स्कोर आउट कर लेते हैं कि ये नहीं हो सकता। बाकी भी हमारे पास लार्जर ऑफ DB एंड 1 इंच रह गया। अब जाहिर है इसका मतलब सिंपल से ये हुआ कि अगर बार डायमीटर 1 इंच से बड़ा है तो फिर वही, अदरवाइज फिर 1 इंच।
अगर नंबर 11 बार चूंकि उसका डाया जो है 1 इंच से बड़ा है, तो इस केस में लार्जर जो वैल्यू है वो डीबी बनेगी। यानी इसका मतलब है अगर आप इसको इंश्योर कर रहे होंगे, इस क्राइटेरिया को इंश्योर कर रहे होंगे, तो आप नंबर 11 बार के लिए कम से कम जो 11 बार का डाया है डीबी, जो बड़ा डाया बन रहा है, अदरवाइज फिर 1 इंच, लेकिन डीबी को आप इंश्योर कर रहे होंगे। अच्छा, अगर आप डीबी क्लियर स्पेसिंग, अगर आपकी ये जो स्पेसिंग है अगर ये आपकी डीबी हो, तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी बन जाएगी? सेंटर टू सेंटर बन जाएगी 2 टाइम्स डीबी, और ऊपर हमने कहा है कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग का वन हाफ ऑफ द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द बार्स आर वायर्स बीइंग डेवलप्ड। इसका मतलब ये है कि जो बी वाला क्राइटेरिया है उस केस में उस आंसर बन जाएगा डीबी। इसका मतलब है बी जो क्राइटेरिया के मुताबिक डीबी आंसर आ जाएगा हमारा। ये मैंने नंबर 11 एग्जांपल के तौर पे कंसिडर किया, आप किसी और बार को भी कंसिडर कर सकते हैं। और ऊपर जो हमारा आंसर बना है इस केस में ये डीबी बना है, और ये डीबी 1.41 इंच है इस केस में। तो ये 1.4 इंच है, और ऊपर हमारा आंसर 2.58 इंच बना था या ए से। सो इसमें जो हमने सी को डिफाइन किया है, हमने सी को ऐसे डिफाइन किया कि स्मॉलर ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम ए एंड बी। स्मॉलर वैल्यूज कौन सी बन गई? ये वाली वैल्यू जो कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन बार्स के ऊपर बेस कर रही है। इसका मतलब है कि गवर्न किसने किया? इसने गवर्न किया। इसका मतलब है कि सी की वैल्यू क्या बन गई? डीबी। आप कहेंगे आपने तो सिर्फ नंबर 11 के लिए कर लिया, तो क्या बाकी के लिए भी वैलिड होगा या नहीं होगा? बाकी के लिए भी आप क्विकली इसको देख सकते हैं। मसलन सिंपली क्या होगा कि आप इस 1.41 इंच के बजाय, मसलन अगर मैं अभी नंबर 3 की बात करूं, तो नंबर 3 के लिए ये हो जाएगा 0.375, और इसका ये जो आंसर है, ये आंसर क्या हो जाएगा? तकरीबन 2 इंच के करीब ये आंसर बन जाएगा। तो 2 इंच भी बन जाए तो इसका अगर हम डीबी की फॉर्म में देखें नंबर 3 बार के लिए, इसको भी हम देख सकते थे, ठीक है। 2.58 इंच जो है हमारा जो आंसर बन रहा है ए वाले क्राइटेरिया से। अगर हम डीबी की फॉर्म में देखें तो ये अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं बाय डायमीटर ऑफ द बार, तो मैं इसको फ्रैक्शन ऑफ डीबी की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.58 डिवाइडेड बाय मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 1.41, तो ये 1.83 बन जाएगा। 1.83 यानी इसी को मैं लिख सकता था 1.83 dB, ठीक है। और अब जो मेरा नंबर 3 की बेस पे आंसर आया है, रफली 2 इंच आंसर आया है, तो इसको अगर मैं डीबी की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस केस में चूँकि डीबी जो है वो 0.375 बनेगा, तो ये आंसर बनता है 2 डिवाइडेड बाई 0.375, मच लार्जर आंसर 5 पॉइंट समथिंग इसका आंसर बन रहा है 5.3। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है इसको मैं डीबी की फॉर्म में 5.3 dB लिख सकता हूँ। अगेन अगर आप देखेंगे तो नीचे वाला जो आंसर है ये तो यही रहेगा। मसलन हमने कहा है कि dB की रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ पे ये तो अब जनरल है ना, dB लिखा हुआ है dB। अब हमारा अगर डाया नंबर 3 है तब भी dB का डाया जो है वो तब भी इसको dB कहेंगे, और अगर नंबर 11 है तब भी इसको dB कहेंगे। क्लियर स्पेसिंग मिनिमम अगर dB रिक्वायर्ड है तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 2 dB बनेगी, और इसका हाफ अगेन dB बनेगा। इस केस में ये चूँकि dB की वैल्यू होगी 1.0 टाइम्स dB मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, जो कि 0.375 इंच होगी नंबर 3 बार के लिए 0.375 इंच होगी फॉर नंबर 3 बार, ठीक है। लेकिन जनरली हम कहेंगे dB 1.0 टाइम्स dB, यानी dB तो dB रहेगा ना। मैं बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ dB की फॉर्म में इसलिए वर्किंग आपको दिखा रहा हूँ कि हमने ऊपर जो फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है वो dB की फॉर्म में पुट कर, जो CB की वैल्यू dB की फॉर्म में पुट होगी, और KTR की वैल्यू भी जब हम आगे जाके बात करेंगे dB की फॉर्म में हम वर्कआउट करेंगे, तो ये नीचे भी dB है तो ये कैंसिल आउट होगा और हमें एक नंबर मिलेगा यहाँ से, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ dB एक नंबर आएगा हमारे पास फाइनल। इस पूरा जो पिंक में लिखा हुआ है इसमें से एक नंबर आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ dB जब हम CB और KTR की वैल्यू dB के फॉर्म में डालेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे जो आपको दिखाया है वो 2 इंच को या 2.58 इंच इसको भी मैंने dB के फॉर्म में लिखा, ठीक है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। और उसी तरह से वो दूसरा ऊपर जो मैंने 2 इंच है इसको भी मैं ऐसे dB के फॉर्म में लिख सकता था।
तो नंबर 3 बार के लिए तो ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है 5.3 टाइम्स dB, और नंबर 11 के लिए सबसे छोटी वैल्यू बन जाती थी जिसको मैंने 1.83 dB आपके सामने रखा हुआ है। और यहाँ पे अगेन जो कंट्रोल करेगा स्मॉलर वैल्यू, तो फिर भी जो सेकंड बी वाला क्राइटेरिया है यहाँ से आनी है। इसका मतलब ये हुआ कि CB की वैल्यू, CB की मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इन केस ऑफ अ बीम, in case of beam dB बनेगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ CB। ठीक है जी, हम मिनिमम वैल्यू की बात क्यों कर रहे हैं? हम मिनिमम वैल्यू इसलिए निकाल दिए ताकि हम ये देख सकें कि यहाँ पे अगर चूंकि जब CB की मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो ओवरऑल जो LD का आंसर आएगा वो बड़ा से बड़ा आएगा, और बड़ा आंसर का मतलब है ज़्यादा लेंथ, ज़्यादा डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये कि आपको ज़्यादा एम्बेडमेंट लेंथ चाहिए होगी, और ये बेसिकली हम मैक्सिमम की तरफ देखना चाह रहे हैं ना, हमें कितनी मैक्सिमम आंसर क्या इसका मैक्सिमम बन सकता है, तो उसकी बेस पे इसलिए हमने इसकी मिनिमम वैल्यू को हमने कंसिडर किया कि मिनिमम क्या वैल्यू हो सकती है। तो हमने देखा बीम के केस में ये मिनिमम वैल्यू dB हो सकती है, CB की वैल्यू बीम के केस में भी, और इवन स्लैब के केस में भी, अभी हम देखेंगे पैरेलल। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो KTR है। ठीक है, KTR ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट की जो एक फैक्टर है इसके अंदर, तो वो जहाँ तक KTR का ताल्लुक है तो मतलब KTR को अभी आगे जाके हमने डिस्कस करना है, लेकिन इसकी मैं इस वक्त सिर्फ रेंज ऑफ वैल्यूज़ की बात करता हूँ। इट कुड गो फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 0.1 dB, बहुत स्मॉल अगर हम वैल्यू बात करें, अप टू लाइक 0.5 dB है, इससे भी थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ सकती है। लेट्स से मैं इस वक्त 0.5 dB को पिक कर, सो अगर मैं ऊपर जो हमारी जनरल इक्वेशन है, putting CB equal to dB and KTR equal to 0.5 dB in the basic equation, all right, in the basic equation। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ वैल्यू हम पुट करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे मैं सिर्फ उनका नाम ले रहा हूँ। साई एस की वैल्यू हम लेंगे फॉर इक्वल टू 0.8 फॉर नंबर 6 एंड स्मॉलर। ठीक है, आगे जाके मैं फिर इसके ऊपर डिस्कशन करूँगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपके सामने ये रखना चाह रहा हूँ कि मैं चूँकि इनको पुट करने जा रहा हूँ वैल्यूज़ को, नंबर 6 एंड स्मॉलर बार्स फॉर नंबर 6 एंड स्मॉलर, और साई एस की वैल्यू होगी 1.0 फॉर नंबर 7 एंड लार्जर बार्स। ठीक है, लार्जर बार्स के लिए ये वैल्यू। अब अगर आप देखें तो ऊपर जो टेबल है हमारा, जिसमें सिंप्लीफाइड फार्मूला, ये वाला फार्मूला मसलन कैसे आएगा, जब हम इस फर्स्ट रो में केस 1 की बेस पे हमने देखा कि जो मिनिमम वैल्यू CB की बनती है वो dB बनती है, और KTR की वैल्यू, सॉरी हाँ जी, KTR की वैल्यू जो है वो दैट वुड बी 1.5 dB। सो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम मिनिमम जो CB की वैल्यू है वो dB जो हो सकती है वो वैल्यू, और KTR जो है वो 1.5 dB, सॉरी 0.5 dB, ये पुट करके यानी ये जब आप पुट करेंगे तो इससे हमारा जो आंसर बनेगा फॉर दी CB प्लस KTR ओवर dB का जो आंसर बनेगा वो 1.5 बन जाएगा। इसकी वैल्यू dB पुट कर दें, इसकी वैल्यू 0.5 dB पुट कर देंगे तो ऊपर 1.5 dB हो जाएगा। 1.5 dB डिवाइडेड बाई dB 1.5 आंसर आ जाएगा। यानी इस पूरे फैक्टर कन्फाइनमेंट टर्म जो है, इस पूरे टर्म की वैल्यू 1.5 हो जाएगी। अगर आपकी ये अभी हमने डिस्कस कर दिया केस 1 सेटिस्फाई, केस 2 में भी यही वैल्यू हमने यूज़ की है, लेकिन अभी मैं उसकी तरफ आऊँगा कि वो वैल्यू कैसे हमने कैसे कंसिडर करके क्या सिचुएशन हो सकती है जो हमने कंसिडर की है और हमारे पास ये वैल्यू। लेकिन राइट नाउ हमने केस 1 के लिए डिस्कस कर दिया
कि केस 1 अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो सी बी की मिनिमम वैल्यू डी बी रहेगी और के टी आर की वैल्यू 0.5 डी बी रहेगी। ये जो हमने डिस्कस की के टी आर इक्वल टू 0.5 डी बी, ये जो मैंने नीचे रेंज लिखी है, ये रेंज जो है वो मिनिमम, अगर हम कोड का जो मिनिमम कहता है ना कि मिनिमम स्टिरअप्स आपने डालनी है या मिनिमम जो टाइज होती है कॉलम में वो डालनी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये मैंने वैल्यू लिखी है। आमतौर पे हमारी आपने देखा है स्टिरअप्स मिनिमम से ज़्यादा होती हैं, तो मिनिमम भी हो तब भी ये रेंज बनती है, तो आमतौर पे तो ज़्यादा होती है, लेकिन बहरहाल हम अगर देखें तो ये फाइनल हमारे पास इस टर्म की वैल्यू बन जाती है 1.5, ये वैल्यू यूज़ की गई है। बाकी ये जो वैल्यू है, ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है इसमें हम साई एस की वैल्यू 0.8 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, साई एस की वैल्यू 0.8 यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब जब आप ये जो जनरल इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर जब आप ये वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, इसको मैंने पहले जैसे डिस्कस कर दिया, बाकी तो यही फैक्टर्स रहेंगे जो आपको नज़र आ रहे हैं। सिर्फ साई एस और ये जो नीचे फैक्टर आ रहा है नज़र आ रहा है, इसकी वैल्यू पुट होगी और 3/40 के साथ मल्टीप्लाई करके बाकी तो पैरामीटर्स एज इट इज़ ऊपर भी लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये देखना चाहूँ, ये वाली वैल्यू ऊपर जो आई हुई है, अगर मैं जनरल इक्वेशन से स्टार्ट करूँ तो मैं ऐसे स्टार्ट करूँगा, एल डी इक्वल टू 3/40 और बाकी फिर ऊपर चलो मैं लिख लेता हूँ एफ वाई ओवर, यहाँ पे लेमडा भी होगा, लेमडा ये एफ वाई है डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एफ सी प्राइम, ठीक है। आगे साई टी साई ई ये उसी तरह से लिख दिया, और उसके बाद आपका आ जाएगा साई एस। साई एस की वैल्यू आपने इस केस में 0.8 पुट कर दी है, और नीचे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय सी बी प्लस के टी आर और डी बी की वैल्यू आपने 1.5 पुट कर दी है, ये भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये 1.5 आपने पुट कर दी है, और बाकी अब आपने यहाँ पे एज इट इज़ डी बी ये लिख दिया। अब अगर आप देखें तो जो आंसर बनेगा इसका, इफ़ यू कैलकुलेट दिस, ये आंसर बन जाएगा 1/25, और आगे बस पे तो फैक्टर्स ये हैं, ये लेमडा उसी तरह से, एफ वाई उसी तरह से, साई टी साई ई उसी तरह, और नीचे अंडर रूट ऑफ एफ सी प्राइम, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एफ सी प्राइम। ये आपको वही इक्वेशन नज़र आ रही है जो आपको ऊपर लिखी हुई है। ये इक्वेशन इस तरह से सिंप्लीफाइड डिराइव की गई, यानी सी बी प्लस के टी आर और डी बी की जो मिनिमम वैल्यूज़ हो सकती हैं सेटिस्फाइंग दीज कंडीशन, ये बात इंपॉर्टेंट है, इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जो मिनिमम वैल्यू, यानी जिस बीम में ये कंडीशन, ऊपर वाली कंडीशन की फिलहाल बात हो रही है, ये कंडीशन जिस बीम में सेटिस्फाइड हो, उस बीम के अंदर सी बी प्लस के टी आर और डी बी की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है यानी 1.5, वो हमने यूज़ कर दी है हमारे जनरल फार्मूले में। और इसी तरह साई एस की वैल्यू जो वो तो एक फिक्स वैल्यू है, फार नंबर 6 एंड स्मॉलर बार जो 0.8 वैल्यू बनती है, तो वो आपने पुट करके ये फार्मूला डिराइव कर दिया है। यही इसी तरह की फार्मूलेशन आप दूसरे केस में भी कर सकते थे, ठीक है। ये जो आपको फार्मूला नज़र आ रहा है जिसको यानी ये जो हमने डिराइव किया है, दिस इज़ ये हमने वर्कआउट कर दिया फॉर दिस केस, ठीक है। ये इसकी वर्किंग हमने यहाँ पे शो कर दी है, और ये वाली जो वर्किंग है ये हम शो करने के लिए सिंपली जो यहाँ पे वैल्यू 0.8 यूज़ की है, इसकी जगह जब हम अगर हम 1.0 यूज़ करते तो फिर हमारा ये वाला आंसर बन जाता, ठीक हो गया। सो एक वैल्यू मैंने चेक कर ली, आप दूसरी वैल्यू में सिर्फ ये कि ये वैल्यू लाने, ये वाली वैल्यू हासिल करने के लिए ये तो 1.5 ही रहेगा, लेकिन ये जो वैल्यू है 0.8, इसकी जगह 1 यूज़ करेंगे तो आपका ये वाला आंसर बन जाएगा। सो ये बेसिकली था केस 1 की बेस पे। अगर केस 2 हो, अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर केस 2 हो तो उसकी बेस पे सी बी प्लस के टी आर और डी बी, यहाँ भी वैल्यू 1.5 ही हमने इंसर्ट की है, चाहे केस 2 हो या केस 1 हो, क्योंकि आपको फार्मूला एक ही नज़र आ रहा है, केस 1 सेटिस्फाइड हुआ हो या बीम के केस में, जैसे स्लैब के केस में हो सकता है, बीम के केस में भी हो सकता है, लेकिन स्लैब के केस में स्पेशली अगर ये वाला केस सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर आपका अगेन यही फार्मूला वैलिड रहेगा। अब केस 2 में क्या मैंने कंडीशंस गिवन है
clear spacing of bars being developed at split not less than 2 dB and clear cover not less than dB. लेट्स से हम एज्यूम कर, क्योंकि नॉट लेस देन dB लिखा हुआ है ना, तो हम देख लेते हैं अगर लेट्स से इक्वल टू dB हो क्लियर कवर, क्योंकि नॉट लेस देन अगर वो dB से भी लेस हो जाए तो फिर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं होगी ना, फिर तो ये केस रहेगा ही नहीं ना, फिर तो हम अदर केसेस में चले जाएंगे। तो नॉट लेस देन dB लिखा हुआ है, हम कह देते हैं कि चलो क्लियर कवर अगर चलो ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन dB के इक्वल भी हो, तो फिर क्या सिचुएशन बन जाएगी। लेट्स कंसिडर द मिनिमम वैल्यू जो ऊपर केस 2 में आ सकती है, कंसिडरिंग लेट्स considering the smallest value of clear cover for case 2, वो smallest value कितनी है, that is dB, ठीक है, dB। so consider clear cover equal to dB और ऑलराइट। अच्छा, नेक्स्ट क्या कंडीशन मेंशन है इसमें, नेक्स्ट ये मेंशन है कि क्लियर स्पेसिंग ऑफ बार्स बीइंग डेवलप्ड आर स्प्लाइस्ड नॉट लेस देन 2 dB, क्लियर स्पेसिंग ऑफ बार्स नॉट लेस देन 2 dB। सो लेट्स कंसिडर नॉट लेस देन 2 dB लिखा हुआ है, तो हम जो मिनिमम हो सकती है जो इस केस में काउंटर होगी वो कंसिडर कर लेते हैं अगेन एंड also consider the least value of clear cover included in case 2, that is 2 times dB, so consider clear spacing equal to 2 dB। अब clear spacing 2 dB होने का मतलब क्या बनता है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 3 dB बन जाएगी मिनिमम, ठीक है, जो इस केस में, इस केस के लिए जो इंक्लूडेड है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम ये नहीं कह रहे कि कोड कहता है कि आपकी स्पेसिंग 2 dB से कम होनी चाहिए, नो, आपकी जो क्लियर स्पेसिंग है वो 2 dB से कम नहीं होनी चाहिए, ये कोई कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आपने जो स्पेसिंग डाली है बार्स की, अगर वो स्पेसिंग 2 dB से कम नहीं है तो आप इस केस में ये वाले जो फार्मूला है इसको यूज कर सकते हैं, ये वाला आपके जो भी साइज है बार का, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें हमेशा केस 1 या केस 2 में फॉल करना है, नो, अगर आप नहीं फॉल कर रहे लेकिन स्टिल आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमने नीचे डिस्कस किया है इस बार की डिटेलिंग के अंदर, क्लियर कवर जो आपका मिनिमम है वो आप प्रोवाइड कर दें, और जो आपकी बार स्पेसिंग यहाँ पे मिनिमम जो पहली हमारी डिस्कशन हो चुकी है वो प्रोवाइड कर दें, और आप स्टिल अगर केस 1 या 2 में फॉल ना करें तो कोई गुनाह वाली बात है, ये कोई ऐसा कोई गलत नहीं कोई इसको कह सकता। लेकिन आमतौर पर हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी डिज़ाइन प्रैक्टिस है उससे आमतौर पे हम केस 1 या केस 2 में फॉल कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम केस 1 और 2 में जो कंडीशंस बताई गई हैं केस 1 में और केस 2 में, उनमें जो समझ लें कि लीस्ट फेवरेबल कंडीशंस हो सकती हैं, उनको हम देख रहे हैं कि अगर वो लीस्ट फेवरेबल कंडीशंस आ जाए जो केस 1 और केस 2 में कंसिडर की गई हैं, तो CB प्लस KTR और DB यानी इस फैक्टर की क्या वैल्यू बनेगी वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ताकि हम इनकी वैल्यूज हम पुट कर दें। और सो एक हमने ये बात कर दी है कंसिडर क्लियर कवर ऑफ DB, और दूसरा हमने बात कर दी है कंसिडर क्लियर स्पेसिंग ऑफ 2 dB, जो कि मतलब जिसका बनता है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ 3 dB। अब आप जरा CB की डेफिनेशन पे आ जाइएगा कि CB की डेफिनेशन क्या थी। अगेन इट इज स्मॉलर ऑफ A एंड B, स्मॉलर ऑफ A एंड B। A वैल्यू क्या थी, it was the if you see, A was the smallest distance measured from the surface of the concrete to the center of a bar being developed. Let's say ये एक स्लैब है और स्लैब में हम स्टिरप्स नॉर्मली नहीं डालते, तो अगर क्लियर कवर हमारा अगर हमारा जैसे ऊपर हमने बात कर ली, अगर क्लियर कवर हमारा DB है तो इसका मतलब ये कि ये जो डिस्टेंस है, ये हमारा A वाला जो डिस्टेंस है ये DB बन जाएगा,
ठीक है। और बी जो हमारा डिस्टेंस बनता है वो बन जाएगा हाफ ऑफ 3 dB, ठीक है, 1.5 dB। अब इसमें आल दो आपको लग रहा है कि ये वैल्यू छोटी बन रही है अगेन dB, तो लिहाजा इसको गवर्न करना चाहिए। ये गवर्न ना करने की एक वजह है जो मैं अभी आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जो मैं आपके सामने एक स्लैब ड्रॉ कर रहा हूँ। स्लैब की लेट से ये थिकनेस है, और लेट से इस स्लैब में आपने यहाँ पे रीइंफोर्समेंट प्लेस की हुई है। स्लैब में हमें चूंकि दोनों तरफ आमतौर पर हमारी रीइंफोर्समेंट होती है, ठीक है, ये आपकी एक रीइंफोर्समेंट चल रही है और इसी तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी रीइंफोर्समेंट होगी। लेट से उसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब मैं शॉर्टर लॉन्गर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि बस रीइंफोर्समेंट होती है इसमें दो डायरेक्शंस में। हमने डिस्कस किया कि जो क्रैक्स आ सकते हैं स्प्लिटिंग की वजह से, जो क्रैक्स आ सकते हैं वो या इस तरह से आ सकते हैं, यानी ऐसे ज्वाइन करते हुए इस प्लेन के अंदर, या दूसरा कौन सी कंडीशन हो सकती है, इस कवर की तरफ वो ज्वाइन कर दें ऐसे करके, इस डायरेक्शन में वो स्प्रेड हो इस डायरेक्शन में, ठीक है, या ठीक है। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये वाली जो कवर कंक्रीट में जो स्प्लिटिंग है, ये वाली जो स्प्लिटिंग है, ये वाली स्प्लिटिंग को आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट एक साइड पे ये जो बार रन कर रही है, ये वाली बार इस क्रैक को क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलरली। इसका मतलब ये कि इस क्रैक की ओपनिंग को ये वाली जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बार रन कर रही है, ये इसको ओपन अप होने से रोकने की कोशिश करेगी। इसी तरह से जब आप इस बार को देखेंगे, इस बार की वजह से जो दूसरी डायरेक्शन में जो आपको नजर आएगा, इस बार की वजह से जो स्प्लिटिंग हो सकती है, इसके साथ साथ जो क्रैक आ सकता है, स्प्लिटिंग क्रैक अलोंग दिस बार, उसको रोकने के लिए ये वाली बार इफेक्टिव होगी। लिहाजा जो क्लियर कंक्रीट है, क्लियर कवर वाली कंक्रीट है, सॉरी क्लियर कह रहा हूँ, कवर कंक्रीट जो है उसके अंदर स्प्लिटिंग स्लैब के अंदर नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर दूसरी डायरेक्शन में एक रीइंफोर्समेंट रन कर रही होती जो उस कवर कंक्रीट की स्प्लिटिंग को रोक रही होती। लिहाजा ये गवर्न नहीं कर पाती, चाहे ये स्मॉलर डिस्टेंस भी क्यों ना हो। इस वजह से इसने गवर्न करना होता है, आल्दो ये लार्जर है लेकिन उसको फर्दर एक रेस्ट्रेन मिल रहा होता है, लिहाजा वो वैल्यू गवर्न नहीं करती, बल्कि जो स्पेसिंग, ये जो स्पेसिंग है, ये वाली वैल्यू, ये जो पोटेंशियल क्रैकिंग डेवलप हो सकती है, ये वाली क्रैकिंग जो है वो गवर्न करती है। जो कि हमने कहा कि केस 2 के केस में जो है वो CB की वैल्यू, CB की मिनिमम वैल्यू बन जाएगी 1.5 dB, और चूंकि स्लैब में ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट तो होती नहीं है तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो CB प्लस KTR की जो और DB की जो वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू 1.5 dB प्लस 0 ओवर dB, जो कि अगेन 1.5 बन जाएगी वैल्यू। यही वैल्यू हमने पहले भी यूज़ की हुई है जब हम बीम की बात कर रहे थे, केस 1। तो ये वैल्यू इसमें भी हम 1.5 मिनिमम आती है। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाली जो क्राइटेरिया है, क्लियर स्पेसिंग ऑफ बार्स बीइंग डेवलप्ड आर स्प्लाइस नॉट लेस देन 2 dB, यही गवर्न करते हैं। क्लियर कंक्रीट में, कवर कंक्रीट में स्प्लिटिंग स्लैब के अंदर नहीं हो पाती ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो ये वैल्यू भी 1.5 आ गई है हमारे पास, क्या चाहे केस 1 हो चाहे केस 2 हो, CB प्लस KTR और DB की वैल्यू 1.5 आएगी आपके पास। साई S की वैल्यू उसी तरह से, लिहाजा यही दो इक्वेशंस वैलिड रहेंगी, चाहे केस 1 हो चाहे केस 2 हो, चाहे आपका ये वाला सेटिस्फाई हो जाए या ये वाला सेटिस्फाई हो जाए, आप इन दो में से किसी एक वैल्यू को यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर बार साइज। और दूसरी जो केस है, ये वाले केसेस, ये इनके क्या बैकग्राउंड है, यानी जैसे यहाँ पर हम ये वाले फार्मूले को ऑब्टेन करने के लिए हमने CB प्लस KTR ओवर DB की वैल्यू 1.5 पुट कर दी है, और इसी तरह साई S के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर दी है। नीचे वाले केस में हमने CB प्लस KTR ओवर DB की क्या वैल्यूज पुट करके ये वाला फार्मूला ऑब्टेन किया है, ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपका केस 1 भी नहीं है, केस 2 भी नहीं है, अदर केसेस है, यानी कि ना केस 1 है ना केस 2 है, कोई भी और केस है, तो फिर आप ये फार्मूला यूज करते हैं। इसकी क्या रीजन है, ये फार्मूला किधर से आ जाता है?
चाहे आप, मैंने आपको बताया कि केस 1 और केस 2 में फॉल करना फ़र्ज नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी में फॉल करना है। अगर आप फॉल कर जाए तो यहाँ से यूज़ कर दें फार्मूला, और अगर ना फॉल करें तो फिर आप नीचे से यूज़ करेंगे। अगर आप इसमें फॉल नहीं कर रहे हैं तो, लेकिन ये आप किसी सूरत नहीं कर सकते कि आप जो कोड की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है रिगार्डिंग क्लियर कवर, उसको आप रिगार्डिंग क्लियर कवर एंड क्लियर स्पेसिंग बिटवीन बार्स, उसको आप जो है वो वायलेट कर दें, वो आप किसी सूरत वायलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अदर केसेस। ठीक है, अदर केसेस, सेकंड जो रो है, ठीक है, सेकंड रो ऑफ द अबव टेबल। अदर जो केसेस हैं उनमें अगर आप देखें तो हमारी इसमें हमारे जो मिनिमम कवर और मिनिमम क्लियर स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट्स है, ये अगर सेटिस्फाई, ये तो हमें हर सूरत सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, मसलन अगर मैं पहले मिनिमम क्लियर कवर की बात कर दूं, क्योंकि अब सी को बेसिकली हमने डिस्कस करना है यहाँ भी कि सी की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। सी जो है वो अगेन स्मॉलर ऑफ ए एंड बी। पहले मैं बी की बात कर, सॉरी बी की बात, ये चले पहले ए की बात कर लेते हैं। ए जो है उसमें हमने डिस्कस किया हुआ कि ए के केस में इट इज़ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंक्रीट टू द सेंटर ऑफ अ बार बीइंग डेवलप्ड, यानी एक बार के, जिस बार को आप डेवलप करने जा रहे हैं उस बार के से लेके सेंटर से लेके सरफेस तक का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो साइड पे हो या बॉटम पे हो। तो इसके लिए मैं आपको अगेन एक डायग्राम पहले से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स हम एक स्लैब कंसिडर करते हैं, एक स्लैब है, क्योंकि ये कोई स्लैब है, मैं थोड़ा सा थिकर ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। ठीक है, लेट्स से ये एक स्लैब है और ये बाहर वाली लेयर है आपकी, ऊपर लेयर दूसरी इस तरफ है। ठीक है, बाहर वाली जो करीब है, सबसे करीब होगी सरफेस के, उस लेयर को ज़्यादा क्रिटिकल होगा वो वाला लेयर। तो हमें अब इसमें दो डिस्टेंसेस होंगे इसमें, एक ये क्लियर कवर और फिर दूसरा हमें ऐड करना है इसमें सेंटर dB/2। ठीक है, सेंटर तक जाने के लिए। तो ये जो क्लियर कवर है, अगर आप ऊपर टेबल देखें स्लैब्स के केस में, ये टेबल चूंकि स्लैब में क्लियर कवर थोड़ा कम होता है, बीम में तो क्लियर कवर ही 1.5 इंच होता है, फिर ऊपर से स्टिरअप भी आनी होती है, फिर आगे जाके ½ dB ऐड होना होता है, तो वहाँ तो कवर वाली साइड पे कोई मसला नहीं होता। कवर कौन, यानी ए वाला जो केस है ना, सी बी को स्मॉलर ऑफ ए एंड बी, ए वहाँ पे गवर्न बी में कभी कर ही नहीं सकता। तो हम अभी स्लैब की बात करेंगे, स्लैब में कवर छोटा होता है। तो स्लैब के अंदर अगर आप देखें तो स्लैब में दो हमारे पास सिचुएशन है, एक ये नंबर 11 एंड स्मॉलर बार और दूसरे नंबर 14 एंड नंबर 18 बार्स। तो नंबर 11 एंड स्मॉलर बार के केस में हमारा जो कवर है वो 3/4 इंच है। तो लेट्स से मैं 3/4 इंच एज्यूम कर लेता हूँ इसको। ठीक है, 3/4 इंच फॉर नंबर 11 एंड स्मॉलर। ये कोड की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये तो आपको सेटिस्फाई करनी पड़नी है। तो अगर हम इसकी बेस पे कैलकुलेट करें ए की वैल्यू, ये बन जाएगी 0.75 यानी 3/4 इंच, 0.75 इंच प्लस dB/2। ठीक है, dB/2। अब ये dB आप क्या यूज़ कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मसलन मैं आपको एक छोटी बार और एक बड़ी बार का समझा देता हूँ। अगर छोटी बार है तो ये 0.375 होगा, और अगर मैं बड़ी बार कंसिडर कर दूँ तो ये बनेगा नंबर 11 कंसिडर कर लेता हूँ 1.41 बन जाएगा। ठीक है, यानी इसके जो दोनों आंसर्स हैं वो भी मैं लिख लेता हूँ। अगर मैं ये वाला आंसर लेता हूँ तो इसकी बेस पे आंसर मेरा बनेगा, क्या आंसर बन जाएगा 0.75। अगर मैं ऐड कर दूँ 0.75 प्लस 0.375/2 तो ये बन जाएगा 0.993 इंच लेट से। और नीचे वाले केस में ये बन जाएगा, नीचे वाले केस में अगर मैं वो नंबर 11 की बेस पे बात करूँ तो ये बनेगा 0.75 प्लस 1.41/2, तो ये बन जाएगा 1.4 इंच लेट से लिख दिया, 1.45 इंच। ठीक है, 1.45 इंच ये बन जाएगा। अगर dB की फॉर्म में मैं इसको लिखूं दोनों को, तो ये जो नीचे वाला है ये dB की फॉर्म में कितना बन जाएगा, 1.45 डिवाइडेड बाय 1.41 अगर मैं करूं तो ये बन जाएगा 1.02 या चलें 1.02 dB। ठीक है, ये नंबर 11 के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। और ऊपर जो है जिसको मैंने रेड में लिखा हुआ है, वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वो
मेरा क्या आंसर बनेगा डीबी की फॉर्म में, यानी एज अ फ्रैक्शन ऑफ डीबी वो कितना बनेगा। ये आंसर मेरा बन जाएगा, यानी 0.93 डिवाइडेड बाई 0.375, ये बन जाएगा सॉरी 2.48 dB। ये अगर मैं नंबर 3 कंसिडर कर दूं, ठीक है, छोटी बार। ये मैंने बड़ी बार के बेस पे कैलकुलेशन आपको दिखाई, ये नीचे मैंने दूसरी एक्सट्रीम की तरफ छोटी वाली साइड पे, तो ये बन रहा है 2.48 dB, और नीचे वाला बन गया लार्जर बार के लिए बन गया 1.02 dB। तो लार्जर बार के लिए इसका मतलब है कि ये तरह ज़्यादा वो है, यानी कह लें कि छोटी वैल्यू बन रही है। तो मैं इसका मतलब लार्जर की बेस पे बात कर लेता हूँ। तो ये 1.02 dB जो है, यानी स्मॉलर के अंदर तो मसला ही कोई नहीं होगा ना, स्मॉलर बार का तो मसला ही कोई नहीं, वो तो तकरीबन 2.5 dB हमारे पास CB ए वाला आंसर आ रहा है। तो ये छोटा आंसर जो है, इसको अगर मैं लेट से लिख दूँ 1.0 dB या यानी सिंपली dB से, ठीक है। तो ए का आंसर इसका मतलब है कि मैंने ले लिया 1.0 dB, और उधर से बी का जो मेरा आंसर बनेगा, बी के केस में मेरा आंसर है हाफ ऑफ सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब मैंने कहा है कि मिनिमम जो स्पेसिंग है, मिनिमम क्लियर जो स्पेसिंग है, दैट इज dB। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम जो मेरे पास सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बन सकती है, दैट वुड बी अगेन 2 times dB, और इसका जो हाफ है सेंटर टू सेंटर, वो बन जाएगा 2 dB का हाफ हो जाएगा dB। यानी यहाँ से भी मेरे पास dB आंसर बन गया। बी से भी आंसर मेरा बन रहा है dB, ए से भी आंसर मेरा बन रहा है dB। इसका मतलब ये हुआ कि CB को जो मिनिमम वैल्यू मैं ले सकता हूँ वो है dB, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो बार है ये नंबर 11 से भी बड़ी हो, यानी ये जो मैंने नंबर 11 कंसिडर कर दी है, ये वाली बार, ठीक है, ये बार नंबर 11 जो कंसिडर कर ली है, अगर ये बार लेट से नंबर 14 की बार हो, ठीक है, तो वो नंबर 14 बार के केस में क्या सिचुएशन बनेगी, मैं आपको थोड़ा सा इसका भी आइडिया दे देता हूँ। मज़े की बात यह है कि फिर नंबर 14 बार के लिए जो, इसीलिए तो कोड की रिक्वायरमेंट अलग है उस केस में। नंबर 14 बार के लिए अगर आप स्लैब में यूज़ नहीं करते इतनी बड़ी बार, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, स्लैब में नंबर 14 बार 11 के बाद 12 और 13 नहीं आते बार, ठीक है। स्टैंडर्ड बार साइज 11 के बाद सीधा 14 पे और फिर 18 पे चले जाते हैं हम। सो 14 बार के लिए नंबर 14 एंड नंबर 18 के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 1.5 इंच, स्लैब में भी 1.5 इंच रिक्वायरमेंट है। अगर इतनी बड़ी बार अगर कभी यूज़ करें तो रिक्वायरमेंट बन जाएगी। तो उस केस में फिर अगर हम नंबर 14 के हिसाब से देखेंगे तो फिर नंबर 14 के हिसाब से जो हमारी क्लियर कवर है वो भी बन जाएगी 1.5 इंच, और प्लस हाफ ऑफ नंबर 14, यानी हाफ ऑफ 14/8, ठीक है। ये हमारा ए वाला आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाता है अगर आप इसको थोड़ा सा वर्कआउट करें, 1.5 इंच प्लस हाफ ऑफ 14/18, ये 14/8 ये बन जाएगा 2.375 इंच, जिसको अगर आप डीबी की फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा डीबी की फॉर्म में ये बन जाएगा 1.35, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ 1.35 तकरीबन dB, ठीक है। और बी के केस में तो वही बात रहेगी, बी के केस में क्या होगा जी, वही dB आंसर बनेगा, जो कि कितना 1 यानी dB बन जाएगा आंसर। अगेन कंट्रोल किसने किया, बी ने कंट्रोल किया, यानी CB का आंसर फिर भी क्या रहता, dB मिनिमम आंसर, चाहे नंबर 14 बार हो नंबर 11, यानी इतनी बड़ी बार्स के बाद भी आंसर मेरा CB का अगेन कंट्रोलिंग क्या है, dB। CB की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, dB, अगर आप कोड की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, कवर और स्पेसिंग की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करें। KTR की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, यानी आप समझ लें कि है ही नहीं ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। तो अब इसका मतलब है CB प्लस KTR ओवर DB की मिनिमम वैल्यू हो सकती है DB प्लस 0 ओवर DB इक्वल टू 1, यानी 1 से नीचे तो ये वैल्यू नहीं जा सकती ना। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू जो है इसकी CB प्लस KTR ओवर DB, इसकी वैल्यू, ये जो है इसकी वैल्यू अगर हम 1 यूज़ करें तो हमारा ये वाला फार्मूला आ जाएगा यूजिंग साई इक्वल टू 0.8, ठीक है।
तो यहाँ जो अदर केसेस लिखा हुआ है, इस केस में सी बी की वैल्यू हमने डी बी और के टी आर की वैल्यू 0 यूज़ करके, यानी सी बी प्लस के टी आर ओवर डी बी की वैल्यू 1.0 पुट करके ये वाली रो हमने ऑब्टेन की है। ज़ाहिर है इस यहाँ पर हमने फिर साई एस की वैल्यू इसके लिए 0.8, इसके लिए 1.0, ठीक है। बाकी दोनों के लिए सी बी प्लस के टी आर और डी बी की वैल्यू 1.0, तो आपके पास ये वाला फार्मूला आ जाता है। सो दिस इज़ द बैकग्राउंड। मैं चाह रहा था आपको ये समझ आ जाए। इन फार्मूलों के बेस पे फर्दर एक सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश की ऑथर ने। बड़ा यूज़फुल ये टेबल है, ये टेबल 8-6 अपेंडिक्स के अंदर छठा टेबल है। इसमें आपको टेबल में बेसिकली क्या किया है, टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, जैसे ही आपको ये वैल्यू नज़र आ रही है, ये और वैल्यू नज़र आ रही है, जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये किस चीज़ की वैल्यू है, इस चीज़ की वैल्यू है, एल डी ओवर डी बी की वैल्यू। मसलन अगर ये वैल्यू 45 हो तो एल डी की वैल्यू क्या होगी, 45 डी बी। यानी आपको ये जो वैल्यू है ये टेबल से आपको मिलेगी। यानी हम ये चाह रहे हैं कि हम फील्ड में जो इतना टाइम नहीं होता, ये कुछ डिसीजन में से ऑन द स्पॉट फील्ड में करने पड़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एल डी व्हाट फैक्टर ऑफ डी बी है। बस यानी आमतौर पे फील्ड के लोगों से आप ऐसे सुनेंगे 60 dB, 40 dB, 50 dB, 45 dB, ऐसे कि इतनी डेवलपमेंट लेंथ मैंने देनी है, आपने देनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका क्या मतलब है, वो आया किधर से। 40 dB अगर कहता है तो, या 45 dB कहता है, या 60 dB कहता है तो वो किधर से आ रहा है, 65 dB कहता है तो वो किधर से आता है, उसका बैकग्राउंड क्या है। एक तो हमने ये देखो 3 लेवल्स हैं इसमें। एक लेवल है ये जो फार्मूला लिखा हुआ है एल डी का, बेसिक फार्मूला, मोस्ट बेसिक, जिसमें हर चीज़ की जेनरिक वैल्यू है। फिर उसके बाद ये 4 जो आपको फार्मूले नज़र आ रहे हैं, ये सी बी प्लस के टी आर ओवर डी बी और साई एस की वैल्यूज़ को सर्टन केसेस के करस्पॉन्डिंग डाल के ये 4 फार्मूले बना दिए। अब फर्दर हम कहते हैं कि अगर साई टी और साई ई की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल ये 1 हो, दोनों 1 हो, साई टी बी साई ई बी, तो पीछे क्या रह जाएगा, एफ वाई। अच्छा, लेमडा की वैल्यू भी लेट से 1 हो, थोड़ा सा नॉर्मल जो कंडीशंस होती हैं उनकी तरफ, ठीक है। साई टी साई ई क्या चीज़ है, मैं थोड़ा सा आगे जाके इन पे बात करूंगा अलग सी वीडियो में मे बी। लेकिन अगर लेट से ये 1 हो, साई टी भी 1 हो, साई ई भी 1 हो, लेमडा भी 1 हो, पीछे क्या रह जाएगा, एफ वाई और एफ सी प्राइम, एफ वाई और एफ सी प्राइम ये रह जाएंगे। बाकी तो हर बार का मसलन नंबर 6 एंड स्मॉलर बार आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा, नंबर 7 एंड लार्जर बार्स ये फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, साई टी जो है वो चूंकि डिपेंड करता है कि आपकी बार टॉप वाली है या बॉटम वाली है, तो इस बेस पे बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। चलिए ये वाला टेबल मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, जिसके अंदर मैं फैक्टर्स को डिस्कस कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट लेंथ के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या फैक्टर्स हैं डेवलपमेंट लेंथ वाले। यानी ये जो साई टी है ये क्या है, साई ई क्या है, और लेमडा क्या चीज़ है। लेमडा खैर आपको पता है, साई एस जो हमने यूज़ तो कर लिया यहाँ पे 0.8 और 1.0 वैल्यूज, लेकिन इसकी क्या बैकग्राउंड है इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा।